वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल साजिद सर्स फिजिक्स वर्ल्ड। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 12 से स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, फिजिक्स की एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, फिजिक्स में एक बहुत ही बड़ी सब ब्रांच है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो ब्रांचेस होते हैं बेटा। कितने ब्रांचेस होते हैं? दो ब्रांचेस। तो मेन ब्रांच कौन सी है? फिजिक्स है। फिजिक्स की एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लिखो, कॉपी और पेन निकाल लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर दो सब ब्रांचेस होते हैं। एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अच्छे से आराम से चीजों को लिखते जाओ। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक्स मींस रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज को रेस्ट पर रखकर हम उसके वजह से जो कुछ भी होता है वो सारी चीजें हम कहां पर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। तो जब भी हम चार्ज को मूव करवाएंगे तो उसके वजह से जो कुछ भी इफेक्ट आएंगे या जो कुछ भी फिनोमिनॉन्स होगी वो सारी किस ब्रांच में पढ़ी जाएगी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके दो सब ब्रांचेस हैं बेटा। पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज एट रेस्ट, और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज को मोशन में लाकर उसके वजह से जो कुछ भी होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जब चार्ज मोशन में होता है तो कौन कौन से चैप्टर है हमारे सिलेबस में? जब चार्ज मोशन में होता है तो उसमें हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही बेसिक सी चीज है। मोशन, चार्ज इन मोशन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा इसमें। उसके बाद इसमें आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद इसमें हम पढ़ने वाले मैग्नेटिज्म। उसके बाद हम इसमें पढ़ने वाले एसी करंट्स। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। ये सिर्फ चैप्टर के नाम बता रहा हूं मैं आपको, ये कंसेप्ट आपको आगे पढ़ना है। ठीक है ना? तो सिर्फ लिस्ट कर लो इंट्रोडक्टरी पार्ट। थोड़ी सी ये चीजें आपको सुनी सुनाई लगनी चाहिए जब ये चैप्टर शुरू हो जाएगा। ये सारे चैप्टर हैं 12th के, ये सारे चैप्टर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एक चैप्टर है, एसी करंट्स एक चैप्टर है, और कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारे चैप्टर्स कौन से ब्रांच के अंडर आएंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब चार्ज इन मोशन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में हम जल्दी पढ़ेंगे ये लेक्चर सीरीज में। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फाइनली कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? कैपेसिटर। ठीक है, तो सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई। फिजिक्स की एक बहुत ही बड़ी ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जिसमें हम चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करते हैं। जिसमें किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज को रेस्ट करवाकर हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। चार्ज को मोशन में लाकर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये सारे चैप्टर आते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सारे चैप्टर आते हैं। तो ये जो लेक्चर सीरीज है इसमें हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर। ठीक है, तो शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, दैट इज, लिखो, हेडिंग लिखो पहली, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सीधा मुद्दे की बातें करूंगा मैं। फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उसका कारण होता है चार्ज।
और चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक मतलब इस पे हम क्यों या फिर इस पे हम रिसर्च नहीं कर सकते, इसको क्यों ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे कि पढ़ाना, फिजिक्स पढ़ाना मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अब क्यों पढ़ाते हो सर, ऐसे हम नहीं पूछ सकते। तो चार्ज एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स आता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट क्या होता है? चार्ज। तो कुछ समझ में नहीं आया सर, थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, तो सिंपल से समझाता हूं मैं आपको। दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसका कारण होता है मास। तो मास क्या हो गया? मास ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई जिसके वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मास ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और चार्ज ऑब्जेक्ट की ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। अब आप बोलोगे सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब जिस पे सवाल नहीं उठा सकते हम कि ऐसा क्यों, कैसे नहीं उठा सकते। तो इंट्रिंसिक मतलब इनबिल्ट, उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चार्ज की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए। चार्ज इज इंट्रिंसिक, लिखो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which gives rise to electric force between two object। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स आने का कारण होता है चार्ज। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी? ऑब्जेक्ट की। ओके, तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में फोर्स है और वो फोर्स कौन सा है? दैट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉज क्या है? इस इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉज है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स आने का कारण इसके अंदर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। और ऐसे ही ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होने का कारण इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होने का जो कॉज है वो होता है मास। ओके, तो जैसे मास की वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है, ऐसे ही चार्ज की वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मास की एक नई डेफिनेशन आ गई। मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो सिमिलर टू दैट, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो सिंपल। अब इसके बाद इसका ऐसा यूनिट क्या होता है सर? तो 8th स्टैंडर्ड में या 8th-9th स्टैंडर्ड में आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ी है, I is equal to Q by T। I is equal to Q by T, where Q is charge, T is time, I is current या इलेक्ट्रिक करंट। तो Q क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा I into T, I into T, where I is करंट या इलेक्ट्रिक करंट बोल दो। Q क्या होता है? चार्ज होता है। और T क्या होता है? टाइम होता है। T क्या होता है? टाइम होता है। अब सबको पता है I का जो फंडामेंटल यूनिट होता है, I इज करंट, करंट का फंडामेंटल यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और टाइम का फंडामेंटल यूनिट होता है सेकंड। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हो गया? एम्पियर सेकंड। क्या हो गया? एम्पियर सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। लेकिन हम इसको नाम दे देते हैं नया, और वो होता है कूलोम। क्या बेटा? कूलोम। तो ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? कूलोम होगा। COULOMB। चलो ठीक है, कूलोम क्या हो गया? कूलोम। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया चार्ज का? एम्पियर सेकंड, या इसको हम क्या बोलते हैं? कूलोम। तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे चार्ज के? चार्ज के डायमेंशन हो जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, करंट के लिए आप क्या लिखते हो? A1 या I1। कई बुक में A1 होता है, कई बुक में I1 होता है। और टाइम के लिए T1। तो I1 T1 दीज आर द डायमेंशंस ऑफ चार्ज, डायमेंशंस ऑफ चार्ज। ठीक है, इतनी चीजें नोट कर लो आप, फिर आगे बढ़ेंगे हम जल्दी। नोट कर लिया आपने? ठीक है, तो सिंपल सा एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो उसका कारण उसके अंदर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज चार्ज। ओके, और इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, मास एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लाती है। तो ऐसे ही चार्ज एक बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से
दो बॉडीज के अंदर कौन सा फोर्स आ जाता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो गया? कूलोम। क्या हो गया? कूलोम। ठीक है, तो लिखो, लिखते चलो। क्या लिखा आपने? लिखो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलोम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलोम। इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होता है। अब कूलोम बहुत ही छोटा यूनिट होता है बेटा, बहुत स्मॉल यूनिट होता है चार्ज का। एक कूलोम चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज होता है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर आवर। अभी हमने देखा कूलोम के पीछे क्या छुपा हुआ होता है? एम्पियर सेकंड, बराबर, एम्पियर सेकंड। तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है? एम्पियर आवर। और एम्पियर आवर कितना होता है? एक एम्पियर आवर इज इक्वल टू एम्पियर का एम्पियर 1 एम्पियर इंटू आवर को सेकंड में करेंगे तो 60 मिनट इंटू 60 सेकंड मतलब 3600 सेकंड आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3600 एम्पियर सेकंड। तो एम्पियर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? कूलोम। तो 1 एम्पियर आवर को हम कितना लिखेंगे? 3600 कूलोम। वेरी सिंपल। और ये कौन सा यूनिट है? प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकली बड़ा यूनिट यूज करेंगे एम्पियर आवर। या फिर इसका और बड़ा एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं फैराडे। फैराडे बहुत बड़ा यूनिट होता है चार्ज का। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलोम। 96,500 कूलोम। ये भी यूनिट है किसका? चार्ज का। लेकिन ऐसा यूनिट क्या है बेटा? कूलोम है। कूलोम के पीछे क्या छुपा होता है? एम्पियर सेकंड। कैसे पता किया? वेरी सिंपल, फंडामेंटल फॉर्मूला Q इज इक्वल टू IT। Q मतलब चार्ज, I मतलब करंट, T मतलब टाइम। तो करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का सेकंड। तो एम्पियर सेकंड उसको ही हम कूलोम बोलते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट होता है एम्पियर आवर और 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलोम होता है। 1 फैराड इज इक्वल टू 96,500 कूलोम होता है। उसके बाद इसके और कुछ यूनिट होते हैं जैसे कि 1 कूलोम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलोम। ठीक है ना? और कुछ यूनिट होते हैं इसके, लिख लो। 1 कूलोम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलोम होता है। उसके बाद 1 एब्सोल्यूट कूलोम एक यूनिट होता है इसका। 1 एब्सोल्यूट कूलोम। तो 1 एब्सोल्यूट कूलोम का मतलब होता है 10 कूलोम। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये बहुत छोटा यूनिट हो जाएगा इसका। स्टैट कूलोम क्या है कन्वर्जन? 1 कूलोम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलोम एंड 1 एब्सोल्यूट कूलोम इज इक्वल टू 10 कूलोम। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, लिख लो। अब आगे देखो क्या होता है। 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल चार्ज की। किसकी? फंडामेंटल चार्ज की। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल चार्ज? फंडामेंटल चार्ज मतलब सबसे छोटा चार्ज। फंडामेंटल चार्ज तो सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। तो सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल होता है वो डिस्कवर किया गया एक फेमस एक्सपेरिमेंट में जिसका नाम है मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हमने इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ये फिजिक्स में। मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में पता किया गया था फंडामेंटल चार्ज मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, जो कि पता किया गया है मिल्लिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। और वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई और इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलोम। ठीक है, तो यहां से क्या पता लगा? सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज कौन सा होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलोम। देखो कितना छोटा है ये, और ये फंडामेंटल चार्ज होता है। अब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, लेकिन प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। चार्ज के 2 टाइप होते हैं, तो कन्वेंशनली एक को प्लस बोला गया, दूसरे को माइनस बोला गया। ठीक है ना? तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
सो दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के चार्ज हो गए? 2 टाइप के चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम निगेटिव मानते हैं और प्रोटॉन के चार्ज को हम पॉजिटिव मानते हैं। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निगेटिव और प्रोटॉन के चार्ज को हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद एक सिंपल सी चीज समझो। क्या होता है कि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कब आता है? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। चार्ज ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखे जा रहा हूं मैं आपके लिए, चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक, जैसे कि इलेक्ट्रॉन कितना होता है इस पे? निगेटिव होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन पे इतना, प्रोटॉन पे इतना, इज देयर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। समझो बेटा, तो जो पार्टिकल के ऊपर चार्ज है वो उनका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उन पर हम सवाल नहीं उठा सकते कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही इतना क्यों है, प्रोटॉन पे प्लस ही इतना क्यों है, वो उनका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन बट चार्ज ऑन बॉडी इज बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं, इस चीज पे वो डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो एक बॉडी है, इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं प्रोटॉन से, तो ये बॉडी पे कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव, तो ये बॉडी पे कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज। सो निगेटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन की कमी, या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए या प्रोटॉन कम हो गए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। अब इसके उल्टा बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो उस बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे इन कंपैरिजन विथ नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बॉडी के ऊपर प्रोटॉन का नंबर अगर ज्यादा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब होगी? जब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होंगे या डिफिशियंसी, कमी होगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। बहुत ही फंडामेंटल सी चीजें बता रहा हूं, एडवांस चीजें भी आएंगी, आप आराम से लिखते जाओ और समझते जाओ। तो एक चीज समझो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना है, प्रोटॉन के ऊपर इतना है, इक्वल एंड अपोजिट, ये उनका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, ये डिपेंड करता है कि बॉडी के ऊपर कौन ज्यादा है। अगर बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। अगर बॉडी के ऊपर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप बोलोगे सर अगर बॉडी के ऊपर जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? बॉडी न्यूट्रल होगी, जैसे कि हर बॉडी होती है दुनिया की। ठीक है ना? तो अगर बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो बॉडी के ऊपर 0 चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव भी नहीं और निगेटिव भी नहीं। तो ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। और नॉर्मली दुनिया की हर बॉडी कैसे होती है? न्यूट्रल बॉडी, बिकॉज उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने सीखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इसके 2 सब ब्रांच है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज एट रेस्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम चार्ज इन मोशन पढ़ते हैं।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमने आज स्टार्ट कर लिया है ऑलरेडी। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और तीसरा है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, डजंट मैटर। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स आने का कारण उनके अंदर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक? जिसके ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकते, ऐसा क्यों, कैसे, या रिसर्च नहीं कर सकते, उसकी वो इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर यहां पर मैंने लिखा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स दो बॉडी के बीच में आने का कारण क्या होगा? चार्ज। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आने का कारण क्या है? मास। तो मास क्या है? एक बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से दो बॉडी के बीच में क्या आ जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिट के बारे में पढ़ा, बेसिक चीजें। तो एम्पियर सेकंड चार्ज का यूनिट होता है, प्रैक्टिकल यूनिट होता है एम्पियर आवर, और 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलोम। फैराडे एक बड़ा यूनिट होता है चार्ज का, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलोम होता है। 1 कूलोम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलोम होता है, एंड 1 एब्सोल्यूट कूलोम इज इक्वल टू 10 कूलोम होता है। बॉडी पे निगेटिव चार्ज है, ऐसा कब बोला जाएगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी पे ज्यादा हो गए इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कब बोला जाएगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और बॉडी पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तो क्या बोला जाएगा? कि बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ होंगी, अच्छे से नोट कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं, आराम से समझो। पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ स्केलर। चार्ज कैसा है? स्केलर है। अब क्यों स्केलर है समझना, यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं मैं नंबर वाइज। तो नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। पहला क्या बोल रहा है? चार्ज इज अ स्केलर। ऐसे क्यों? बिकॉज कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज कब होती है? जब उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है? जब उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। कोई बॉडी जीरो चार्ज कब होती है? जीरो चार्ज कब होती है, या फिर इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल कब होती है? जब उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे होते हैं? सेम होते हैं। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि चार्ज इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन? या फिर चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेस या तो डिफिशियंसी। तो ये एक नंबर है, तो चार्ज क्या है? एक नंबर है, एक नंबर है, चार्ज एक नंबर है। और हमें पता है नंबर क्या होता है? स्केलर। तो इस वजह से चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। बहुत ही सिंपल रखेंगे एक्सप्लेनेशन को आप। ओके, तो चार्ज एक स्केलर है बिकॉज इट इज जस्ट अ नंबर। कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है मतलब उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। कोई बॉडी न्यूट्रल है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो चार्ज एक सिंपली नंबर है, चार्ज एक नंबर है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलग अलग मेथड है, इसके आगे वाला टॉपिक वही है। फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं बता देता हूं, मान लो 2 आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं। 2 आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं। आइडेंटिकल मतलब उनका सब कुछ सेम है, मटेरियल सेम है और वो कंडक्टर है, रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है। कंडक्टर्स, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ले लेते हैं स्पीयर्स। क्या ले लेते हैं? स्पीयर्स। मान लो ये एक स्पीयर है, ये दूसरा स्पीयर है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, ठीक है ना, सब कुछ सेम है। ओके, इसके ऊपर चार्ज हमने दिया Q1, इसके ऊपर हमने चार्ज दिया Q2। तो इन दोनों को अगर आप कांटेक्ट में लाओगे, ये सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता रहा हूं मैं। ये दोनों को अगर हम कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और दोनों को कितना चार्ज मिलेगा? पहले बॉडी को चार्ज मिलेगा Q1 प्लस Q2/2 और दूसरे बॉडी को भी कितना मिलेगा? Q1 प्लस Q2/2। लेकिन याद रखना
दोनों बॉडीज कंडक्टर होने चाहिए और दोनों बॉडीज का साइज सेम होना चाहिए, दोनों बॉडीज आइडेंटिकल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब दोनों का रेडियस सेम, साइज सेम, मटेरियल सेम। तो एक के ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरे के ऊपर चार्ज Q2 है, तो जब कांटेक्ट में लाएंगे तो इस बॉडी का कुछ चार्ज उस पर चले जाएगा, उसका चार्ज कुछ इस पे आ जाएगा, और दोनों के पास कितना चार्ज होगा? Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें लिख लो, नोट कर लिया। अब जो तीसरा इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो, तो हमने क्या बोला जब हमने चार्ज की डेफिनेशन की, तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, और मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो क्या आपने सोचा है कि कोई बॉडी के पास चार्ज है लेकिन मास नहीं है? ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। चार्ज विदाउट मास डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 हम एक्सप्लेन करेंगे। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा। उसके बाद लिखूंगा मैं, चार्ज विदाउट मास डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सबसे छोटा चार्ज कौन सा है? सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा चार्ज है, जिसको बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज। और किसने डिस्कवर किया? वो मिल्लीकन ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो? मिल्लीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम। अगर मैं आपसे पूछूं ये चार्ज कितने मास पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन के मास पर होता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। तो इतने छोटे से मास पर इतना छोटा सा चार्ज होता है, ये एक फंडामेंटल चार्ज है। ठीक है, तो मिल्लीकन ने क्या डिस्कवर किया बेटा? मिल्लीकन्स ने एक फंडामेंटल चार्ज डिस्कवर किया। फंडामेंटल मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो चार्ज है वो कुछ ऐसे होता है जिसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, जिसके ऊपर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलोम। इसी को हम प्यार से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं होता, तो सबसे छोटे चार्ज के पास भी कुछ ना कुछ मास है। तो चार्ज विदाउट मास डज नॉट एग्जिस्ट, मास विदाउट चार्ज कैन एग्जिस्ट। मास विदाउट चार्ज कैन एग्जिस्ट, जैसे न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी, इसके पास नेट चार्ज नहीं होता लेकिन मास होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए, मास विदाउट चार्ज कैन बी पॉसिबल। विदाउट चार्ज, बिना चार्ज वाला मास कैन बी पॉसिबल होता है। मास विदाउट चार्ज इज पॉसिबल, ये पॉसिबल होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो उसका मास बढ़ता है या घटता है? सोचो। तो बॉडी को चार्ज कैसे देंगे सर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा के। अगर किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज दिया गया है तो उस पर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाया गया है। किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाएगा, मतलब मास को छोड़ के थोड़ी जाएगा, मास को लेकर जाएगा ना साथ में, इतना मास वो साथ में कैरी करवाएगा। ठीक है, तो याद रखो, इफ नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू बॉडी, अगर बॉडी को नेगेटिव चार्ज दिया गया है तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन मास छोड़ के थोड़ी जाएगा, मास साथ में ले जाएगा ना। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो अपना मास लेकर जाएंगे जो कि इतना होगा, तो उस बॉडी का मास बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो इफ नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू बॉडी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ऑन दैट बॉडी, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, लेकिन होता है ना, होता है। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ऑन दैट बॉडी, हेंस
मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस। अब इसके कॉन्वर्सली अगर पॉजिटिव चार्ज इज गिवन, बॉडी को पॉजिटिव चार्ज गिवन होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। अब आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज अगर देंगे तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा। ऐसे नहीं होता, प्रोटॉन कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। सर क्यों? बिकॉज जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे होते हैं, तो हम न्यूक्लियस के अंदर जाके प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, तो बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और पॉजिटिव बॉडी के पास अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज द कॉज ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। तो कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन दे रही है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो बॉडी ले रही है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हम प्रोटॉन को मूव नहीं करा सकते, बिकॉज प्रोटॉन बहुत अंदर छुपे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो हम प्रोटॉन तक नहीं पहुंच सकते। एक बॉडी के प्रोटॉन हम निकाल के दूसरी बॉडी को नहीं दे सकते, ठीक है ना। इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव द प्रोटॉन फ्रॉम वन बॉडी एंड गिव टू अनदर बॉडी, बट गिविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी बाय डिफरेंट प्रोसेस इज पॉसिबल। तो अगर बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, और अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, तो ट्रांसफर हमेशा कौन होगा? इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे नहीं जाएंगे, अपने साथ कुछ मास ले जाएंगे और बॉडी का मास बढ़ाएंगे। और बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, तो जाते जाते इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास ले जाएंगे तो बॉडी का मास कम हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, हेंस मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। बॉडी का मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें नोट करो। तो हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी थी चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज चार्ज एक नंबर होता है। दूसरा था चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। तीसरा है चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, जब किसी बॉडी से किसी बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर होगा तो जाते जाते अपने साथ मास भी ले जाएगा। तो जिस पे चार्ज निगेटिव बढ़ गया उस पे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ गया तो उसका मास बढ़ जाएगा। और बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होती है? जब उस पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ना कि प्रोटॉन बढ़ते हैं। हाँ, प्रोटॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हम नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन को ट्रांसफर करवाना इतना आसान नहीं होता। थ्योरेटिकली सिंपल है, सर ये प्रोटॉन मैंने इसको दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास बढ़ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने से, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास घट जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाने से, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए, हमेशा याद रखो। क्वांटाइज का मतलब होता है ऐसी चीज जो फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट है, फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, तो चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ओके, और एक चीज याद रखो, इंडिपेंडेंटली। कैसा? इंडिपेंडेंटली। तो इंडिपेंडेंटली कोई चार्ज है तो वो कैसे होगा? या तो E होगा, प्लस E होगा, या प्लस 2E होगा, प्लस 3E होगा, या डैश 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 प्लस NE होगा। ये पॉजिटिव के लिए हो गया। माइनस E होगा, या माइनस 2E होगा, माइनस 3E होगा, या माइनस NE होगा। वेयर N इज इंटीजर, N क्या है? इंटीजर है। तो हमेशा याद रखना जो चार्ज होता है Q, इट इज प्लस और माइनस N इंटू E, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फिक्स अमाउंट, दैट इज फंडामेंटल चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलोम।
निगेटिव होगा तो यहाँ पर निगेटिव ले लेना, पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव ले लेना। तो जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज फंडामेंटल चार्ज। तो इसको बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट। तो अब आप बोलोगे सर तो चार्ज ऐसे नहीं हो सकता क्या, E/3 या 2E/3 या -E/3 या -2E/3? तो मैं बोलूंगा हो सकता है, हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। ठीक है, कंबाइन फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि याद करो, एक प्रोटॉन जो होता है, एक प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, हमेशा याद रखना बेटा। तो फंडामेंटल पार्टिकल का फंडा क्या होता है? जिस भी पार्टिकल को आप ब्रेक नहीं कर सकते फर्दर, उसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है बेटा? फंडामेंटल है, फंडामेंटल पार्टिकल है। क्यों है? बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते, फर्दर उसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, प्रोटॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हुए होते हैं कॉर्क से। किससे? कॉर्क से। तो प्रोटॉन के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन के अंदर होता है 3 कॉर्क, 2 अप कॉर्क होते हैं और एक डाउन कॉर्क होता है। और एक न्यूट्रॉन जो होता है, एक न्यूट्रॉन में होते हैं, क्या होते हैं? 2 डाउन कॉर्क होते हैं और एक अप कॉर्क होता है। तो अप कॉर्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 2E/3 प्लस 2E/3 और डाउन कॉर्क के ऊपर चार्ज होता है -E/3। तो एक न्यूट्रॉन के अंदर कितने चार्ज हो जाएंगे? 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू डाउन कॉर्क, एक डाउन कॉर्क मतलब -E/3, दूसरा डाउन कॉर्क -E/3, तीसरा अप कॉर्क मतलब पॉजिटिवली चार्ज 2E/3। 3 इनका एडिशन करो, नेट चार्ज कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, इसीलिए न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन में कौन कौन से सब पार्टिकल होते हैं? जब आप न्यूट्रॉन को ब्रेक करोगे तो आपको मिलेंगे 2 डाउन कॉर्क और एक अप कॉर्क। और जब आप प्रोटॉन को ब्रेक करोगे तो प्रोटॉन को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल बिकॉज उसको ब्रेक किया जा सकता है। तो प्रोटॉन के अंदर 2 अप कॉर्क है और एक डाउन कॉर्क है। अप कॉर्क के ऊपर कितना चार्ज होता है? देखो, इसका चार्ज ले लेंगे प्लस 2E/3, इसका चार्ज ले लेंगे प्लस 2E/3, डाउन कॉर्क का चार्ज ले लेंगे -E/3। तो इनका एडिशन करो, बेस सेम आया, 2 और 2 4 -1 मतलब 3E। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? +E। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +E। तो सर ऐसे चार्ज हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंटली ऐसे चार्ज पॉसिबल नहीं है। कंबाइन फॉर्म में हो सकते हैं। कहां पर होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर जो कॉर्क होते हैं उसके अंदर ये ऐसे चार्जेस हो सकते हैं, फ्रैक्शनल चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट या फ्री फ्रैक्शनल चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमेशा याद रखना, अब इसी कंसेप्ट के ऊपर हम ये 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। क्या याद रखना बेटा? देखो क्या याद रखना कि फ्री चार्ज जो होंगे या इंडिपेंडेंट चार्ज होंगे तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे। किसका? फंडामेंटल चार्ज का, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और दूसरी चीज याद रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है बिकॉज हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं और हमें क्या मिलते हैं? कॉर्क। ओके, अप कॉर्क, डाउन कॉर्क। अप कॉर्क और डाउन कॉर्क के ऊपर चार्जेस कैसे होते हैं? अप कॉर्क के ऊपर होता है +2E/3, डाउन कॉर्क के ऊपर होता है -E/3। तो ये फ्रैक्शनल चार्ज है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, कंबाइंड फॉर्म में रह सकते हैं। तो क्वांटाइज्ड या चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? द इंडिपेंडेंट चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोल रहा है? देखो, तो व्हेन पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल, तो मान लेते हैं ये हमारा पॉलीथीन है, पॉलीथीन है और इसको हमने रब किया किसके साथ? वूल के साथ, वूल के साथ।
दोनों को हमने फ्रिक्शन करवाया। तो फ्रिक्शन करने की वजह से क्या होगी, हीट एनर्जी जनरेट होगी, और हीट एनर्जी किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स हीट एनर्जी लेके एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर जाएंगे। अब कौन से बॉडी से कौन से बॉडी के ऊपर जाएंगे, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ दैट बॉडी, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, व्हेन पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल, अ चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁷ कूलम, नेगेटिव है, याद रखो, इज डेवलप्ड ऑन पॉलीथीन। अब पॉलीथीन पे निगेटिव चार्ज क्यों आया, कि वूल पे के कुछ इलेक्ट्रॉन बहकर कहां पर चले गए, ट्रांसफर हो गए पॉलीथीन पे, और कितना चार्ज प्रोड्यूस किया, -2 × 10⁻⁷ कूलम। कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर पॉलीथीन पर आ गए। अब वूल से पॉलीथीन पर ही क्यों आए, वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ओके। इसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा अफिनिटी होगी, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए। अब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर टू इट, तो डेफिनेटली मैंने जैसे आपको पहले बताया है, जो बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी उस पे दूसरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका मास बढ़ जाएगा, और इसका मास घट जाएगा, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जाते वक्त अपने साथ कितना मास ले गए, एक इलेक्ट्रॉन ले गया 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, इतना मास यहां पर ले गया। तो इस पे टोटल चार्ज कितना आ गया, टोटल चार्ज आ गया Q इज इक्वल टू -2 × 10⁻⁷ कूलम। तो सर ये चार्ज इंडिपेंडेंट है या कंबाइंड फॉर्म में है, ये इंडिपेंडेंट चार्ज है बेटा, बिकॉज ये यहां पर आ गया है ना, इंडिपेंडेंट चार्ज है। तो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन या चार्ज इज क्वांटाइज, इससे क्या पता लगता है कि जो कुछ भी फ्री चार्ज होता है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब ये निगेटिव चार्ज है तो यहां पर भी निगेटिव ले लेना, ये पॉजिटिव होगा तो यहां पर पॉजिटिव ले लेना। तो यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज अपॉन फंडामेंटल चार्ज, ओके। तो चार्ज कैसा है हमारा, निगेटिव, तो -2 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय फंडामेंटल चार्ज को लेंगे -1.6 × 10⁻�19 कूलम, ओके। तो -19 ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +19। तो 19 में से 7 गए, कितने बचते, 17, 18, 19, 12। तो ये माइनस माइनस कैंसल, तो ये हो गया 2/1.6 × 10⁻12, ओके। 19 ऊपर जाके प्लस हो गया, तो 19 में से 7 गए, 12 बचे, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 16, 4 4 = 16, 4 5 = 20, तो ये कितना हो गया 5/4 × 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए यहां से यहां पर। जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इतना मास इधर चला जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इतने। तो टोटल मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पर इतना मास ले जाएगा, 2 होने पर इसका डबल, 3 होने पर इसका 3 टाइम्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए, इतने, 5/4 × 10⁻12 इंटू एक का मास कितना है 9.1 × 10⁻31। ओके, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 = 1, 5 1 = 5, 45 पॉइंट डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12 में से 21 गए, कितने बचेंगे 12, तो ये हो जाएंगे 18, 19 10⁻⁻19 और ये आ जाएगा किलोग्राम में। इसको डिवाइड करो, 4 1 = 1, 4 1 = 1, 4 1 = 1, एक बचा, 4 3 = 12, 3 बचे, चलो ठीक है, 11.3 × 10⁻⁻19 किलोग्राम, 11.38 × 10⁻⁻19 किलोग्राम। ओके, आंसर इज परफेक्ट। ठीक है, तो बॉडी जब निगेटिवली चार्ज हो जाती है तो उसका मास बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, और बॉडी जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो उसका मास घट जाता है, और उसका भी कारण वही होता है, चार्ज कम होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होने की वजह से। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, हमेशा याद रखना, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी बेटा,
और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हेलियम न्यूक्लियस विद बोथ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, मतलब हेलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? He++। ओके, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन के ऊपर का चार्ज कितना आ जाएगा? 2e + 2e। तो एक अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? +2e। एक अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? +2e। ओके, और अल्फा पार्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल याद रखना, हेलियम न्यूक्लियस विथ बोथ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। ओके, तो हेलियम के अंदर से अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दोगे तो उस पर +2 चार्ज आएगा, उसी को बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर, एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2e। अब आप आसानी से न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो। ओके, रीड करता हूं मैं आपके लिए, समझना क्या बोल रहा है। 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल्स पर सेकंड ऑन अ न्यूट्रल स्फीयर। एक न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल स्फीयर पे पहले क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, 0 चार्ज होगा। तो इसके ऊपर क्या हो रहा है? 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड फॉल हो रहे हैं, ऐसे इसके ऊपर ऐड हो रहे हैं। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड इन विच स्फीयर गेट्स चार्ज बाय 2 माइक्रोकूलम। तो इस पे अगर अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट हो रहे हैं, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ के कितना होना चाहिए? +2 माइक्रोकूलम। तो ये होने के लिए कितना टाइम लगेगा? मान लो लेट टी टाइम इज रिक्वायर्ड। ओके, तो टी टाइम में इसके ऊपर का चार्ज कितना हो गया? 2 माइक्रोकूलम। अब 1 सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे हैं? 10⁻12। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन टी सेकंड, टी टाइम में कितने अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट होंगे? याद रखना, 1 सेकंड में अगर इतने हो रहे हैं तो 2 सेकंड में डबल, 3 सेकंड में ट्रिपल, तो टी सेकंड में टी टाइम्स, तो 10⁻12 इंटू टी, इतने अल्फा पार्टिकल टी टाइम में इसके ऊपर ऐड हो जाएंगे। तो जब एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो अपने साथ कितना चार्ज लेके जा रहा है? 2e। एक अल्फा पार्टिकल जाते वक्त अपने साथ कितना चार्ज ले जा रहा है? 2e। 2 अल्फा पार्टिकल डबल, 3 अल्फा पार्टिकल ट्रिपल, तो कितने अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं? 10⁻12 इंटू टी। सो टोटल चार्ज कैरिड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻12 इंटू टी इंटू 2e। एक अल्फा पार्टिकल अपने साथ 2e चार्ज ले जा रहा है, तो हमारे टोटल अल्फा पार्टिकल कितने हैं? 10⁻12t। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 10⁻12t इंटू 2e। अब ये चार्ज कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोकूलम। वो बोल रहा है ना इतना माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम तक चार्ज करवाना है उसको। तो जब हम इतने अल्फा पार्टिकल ट्रांसफर करवाएंगे टी टाइम के लिए, तो इसके ऊपर का चार्ज हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब 10⁻6 कूलम। तो यहाँ से टी की वैल्यू पता करनी है, कोई बात नहीं, आराम से पता कर लेंगे। देखो, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻12 इंटू ये 2 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसल, तो 12 में से 19 गए, कितने बचेंगे? 7 ना बेटा, 12 में से 19 गए, 7 बचेंगे। यस, -7, 12 में से 19 गए -7 ऊपर जाके +7, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, मतलब 10 मतलब 10, और यह जाएगा 1.6, तो ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 16। तो 16 × 16, 16 × 6 96, 4 बचे, 16 दूनी 32, 8 बचे, 16 × 5 80। तो कितना आएगा टाइम? 6.25 सेकंड में ये बॉडी 2 माइक्रोकूलम तक चार्ज हो जाएगी। समझ में आया प्रॉब्लम?
ओके, 1 सेकंड में इतने अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे थे, तो इतना चार्ज कराने के लिए कितने टाइम के लिए उसको इंसिडेंट करवाना पड़ेगा? 1 सेकंड में इतना, तो टी टाइम में कितना? 10⁻12 इंटू टी। एक अल्फा पार्टिकल 2e चार्ज ले जा रहा है, तो इतने अल्फा पार्टिकल कितना चार्ज ले जाएंगे? 10⁻12 इंटू टी इंटू 2e। तो ये चार्ज कितना होगा? इस चार्ज के बराबर। तो यहां से हमें टाइम आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमने 4 प्रॉपर्टीज कवर कर ली। पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट इज द जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रांसफर। तो नंबर स्केलर होता है, इसलिए चार्ज भी कैसे होगा? स्केलर होगा। सेकंड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। थर्ड क्या था बेटा? थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ज ऑलवेज कम विथ मास। और फोर्थ प्रॉपर्टी थी, इंडिपेंडेंट चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। उसके बाद आता है चार्ज इज कॉन्जर्व्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये लॉ क्या बोलता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को क्रिएट नहीं किया जा सकता, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या किया जा सकता है? सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हेंस टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन किसके लिए? फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम अगर आइसोलेटेड है, मतलब सराउंडिंग से अलग किया हुआ है, तो उसका टोटल चार्ज हमेशा कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो एक डब्बा है, इस डब्बे में हमने 3 चार्ज ले लिए। ओके, कौन कौन से 3 चार्ज? एक है +2 कूलोम, एक है -3 कूलोम और एक है +7 कूलोम। अब इसको हमने ऐसे हलाया, मूव किया, हिलाने के बाद मूव करने के बाद क्या हो गया? सिचुएशन कुछ ऐसे हो गई, एक चार्ज हमें मिला +3 कूलोम का, एक चार्ज हमें मिला +2 कूलोम का और एक चार्ज मिला हमें Q कूलोम का। और आपसे पूछा गया है Q = कितना। तो हमेशा याद रखना, आप प्रोसेस कुछ भी कर लो, आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कैसे रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज यहां पर होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से +2 -3 विथ साइन रखना, +2 -3 +7 = +3 +2 +Q। तो 7 और 2 9 में से 3 गए, 6 बचे, 3 और 2 5 +Q इधर आ गया, तो Q = 1 कूलोम। तो ये चार्ज कितना होगा? 1 कूलोम का होगा। ठीक है, अब ऐड करके देखो, 3 और 1 4 5 6, इसका टोटल चार्ज कितना है? 6 कूलोम। इसका देखो 7 और 2 9, 9 - 3 6, इसका भी कितना है? 6 कूलोम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज हमेशा कैसे रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब चार्ज कभी चेंज नहीं होता। चार्ज को अगर आप मूव भी करा दोगे, मोशन में भी ला दोगे, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप सर? देखो, जो मास एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये जब मास मोशन में आता है तो मास चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लो ये मेरा बॉडी है, इसका मास है m0। m0 क्या है? रेस्ट मास ऑफ बॉडी, रेस्ट मास ऑफ बॉडी, बॉडी का रेस्ट मास है। बॉडी का रेस्ट मास है मतलब बॉडी को जब आपने रुका के रखा है, रेस्ट रखा है, तो इसका मास कितना है? m0। लेकिन मान लो मैंने बॉडी को मूव करवाया, तो इसका मास चेंज हो जाएगा बेटा। यस, इसका मास चेंज हो जाएगा, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए, उसके कंपैरेबल होनी चाहिए, अच्छी खासी ज्यादा होनी चाहिए। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
ओके, तो अब ये मास मूव हो रहा है तो इसका मास मान लेते हैं हम कितना है, यम है। ओके, तो यम नॉट क्या है, रेस्ट मास क्या है, यम नॉट क्या है, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ बॉडी, और यम क्या है, मास ऑफ बॉडी व्हेन इट इज मूविंग, मास ऑफ बॉडी व्हेन इट इज मूविंग with speed v which is comparable with speed of light in vacuum, that is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मास बढ़ जाएगा, हाई स्पीड से अगर आप बॉडी को मूव कराओगे तो इसका मास बढ़ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू यम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v बाय c होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप बॉडी को हायर स्पीड से मूव करवाओगे तो उसका मास बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप चार्ज को मूव करवाओगे तो चार्ज चेंज नहीं होगा। ओके, चार्ज इज इनवेरिएंट, किसी भी बॉडी का चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता। उसको एक्सेलरेट करो, उसको डिसेलरेट करो, उसको रेस्ट करो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराओ, उसका चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन मास चेंज होगा, मास चेंज होगा। तो सर अगर स्पीड कम है तो क्या होगा, इफ v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो v बाय c इज वेरी 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 लेस देन 1, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। v बहुत छोटा है, c बहुत बड़ा है। मान लो v कितना है 100 मीटर पर सेकंड और c कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब ये जो आंसर आएगा ये अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा, 0.000 बहुत कम आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m नॉट हो जाएगा, मूविंग मास इज इक्वल टू रेस्ट मास हो जाएगा। तो बॉडी अगर कम स्पीड से मूव हो रही है तो मूविंग मास इज इक्वल टू रेस्ट मास होता है। मास मूविंग मास बढ़ेगा, लेकिन उसकी स्पीड कंपैरेटिवली होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट से। लेकिन चार्ज को आप कितने भी स्पीड से मूव करवा लो, चार्ज की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। चार्ज हमेशा कैसे होता है, इनवेरिएंट होता है। चार्ज हमेशा कैसे होता है, इनवेरिएंट होता है। ओके, तो अब इसके 3 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या, देखो देखो, अगर एक चार्ज है, ओके, उसको हमने रेस्ट रखा है, चार्ज एट रेस्ट। ओके, तो ये सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, अपने आजू बाजू में प्रोड्यूस करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आगे पढ़ने वाले हम, याद रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, रीजन जिसके अंदर इसका इफेक्ट होगा। ओके, तो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नो रेडिएशन, नो रेडिएशन या नो रेडिएंट एनर्जी इज इमिटेड, या फिर ऐसे बोलेंगे इसके अंदर से कोई रेडिएशन इमिट नहीं होगा, मतलब नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके अंदर से कोई किसी भी प्रकार के वेव्स इमिट नहीं होंगे। अब इसी चार्ज को आपने मूव करवाया विथ स्पीड v विच इज कांस्टेंट या विथ वेलोसिटी कांस्टेंट। इस चार्ज को अगर आपने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा, चार्ज रेस्ट में है तो अपने सराउंडिंग में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, और किसी भी प्रकार के एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके अंदर से इमिट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाया, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। व्हाई, बिकॉज मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट, एंड यू नो द ओरिएस्टेड ऑब्जर्वेशन। ओरिएस्टेड ने क्या बोला था, 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा आपने, कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो चार्ज अगर मूव करेगा तो मूविंग चार्ज इज इक्विवेलेंट टू करंट, तो उसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी होने के कारण नो रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इमिट नहीं होगी, मतलब नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट नहीं होंगे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है, अगर आपने इस चार्ज को v नॉट कांस्टेंट से मूव करवाया, मतलब अब यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, कुछ एक्सेलरेशन से अगर ये मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इमिट करेगा। ठीक है, और ये जो फील्ड होगी ये टाइम वेरिंग फील्ड होगी,
समय के हिसाब से बदलने वाली फील्ड प्रोड्यूस होगी, और यहाँ की जो फील्ड होगी ये कांस्टेंट होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। लेकिन जैसे ही आपने चार्ज को एक्सेलरेट करवाया, मतलब उसकी वेलोसिटी को चेंज किया, तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी जो कि वेरिएबल होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी जो भी टाइम वेरिएबल होगी, समय के हिसाब से चेंज होगी। मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इमिट होगी। ठीक है, तो चार्ज अगर स्टेशनरी है तो उसके सराउंडिंग में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट नहीं होंगे। चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी जो कि कांस्टेंट होगी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं निकलेंगे, मतलब रेडिएंट एनर्जी नहीं इमिट होगी। लेकिन जैसे ही आपने चार्ज को एक्सेलरेट करवाया, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, वो टाइम वेरिंग होंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट होंगे। ठीक है, नोट करो इतनी चीजें। तो अब ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 3, तो 2-3 चीजें समझ लो। एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो इंडिपेंडेंट चार्ज होता है वो हमेशा ही प्लस और माइनस NE होता है, और n हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर। ओके, ये लॉ है। जो इंडिपेंडेंट चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, फंडामेंटल चार्ज के। और जब बॉडी निगेटिव चार्ज होती है तो इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसका मास बढ़ जाएगा। बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो प्रोटॉन नहीं बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इसका मास कम हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट पर बेस ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, फंडामेंटल न्यूमेरिकल है, इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। समझो, इन न्यूट्रल स्फीयर, एक स्फीयर है जो कि न्यूट्रल है, क्या है, 5 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, निगेटिव? नहीं, ये न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो अभी ये बॉडी न्यूट्रल है। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इफ 10% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन इट। इसके अंदर से हमने क्या किया, 10% इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। ओके, तो 10% इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, देखो 10% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन इट। ओके, तो 10% इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 × 10⁻21 इंटू 10%, मतलब 10/100, 10/100। तो ये 0 कैंसल, ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो 5 × 10⁻20, 5 × 10⁻20 इतने इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किए, रिमूव किए। ओके, इसका 10% कितना हो गया, इतना। तो इतने इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किए, समझ में आया ना। टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं, इसका 10% इतना हो गया, 10% मतलब 10/100 किया, तो इतने इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किए। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, Q = -n × चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो -n कितना है, 5 × 10⁻20। सर माइनस क्यों लिया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। ओके, तो 20 में से 19 गए, एक बचा, एक से इस पॉइंट को इधर सरका लो, 16×5 80, तो ये आ जाएगा -80 कूलम। चार्ज कितना आ जाएगा, -80 कूलम। दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट मैग्नीट्यूड, सो माइनस लिखो या प्लस लिखो, डजंट मैटर। तो इसका 10% इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करोगे तो इसका 10% हो गया इतना। ओके, तो इतने इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, सॉरी इसमें से इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया ना, इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो इस पे चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो जाएगा, प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे चले गए तो इस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जब कम होंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो +80 कूलम चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा। समझ में आया। तो 10% इलेक्ट्रॉन जब हमने रिमूव किया, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, तो देखो अब कार्बन का मोलार मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। ओके, तो दूसरे ऑक्सीजन का 16, CO2 है ना, CO2,
तो 12 प्लस 16 प्लस 16, 16 और 16 32, 32 और वाला 44। तो CO2 का जो मोलार मास हो जाएगा वो हो जाएगा 44 ग्राम्स। ठीक है, अब यहां पर मोल कंसेप्ट यूज होगा। तो 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 मतलब Na एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ CO2। 44 ग्राम CO2 मतलब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ CO2 मतलब 1 मोल CO2। क्या? 1 मोल CO2। तो 1 मोल में कितने CO2 होंगे? एवोगैड्रोस नंबर जितने। अब एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? 44 ग्राम CO2। एवोगैड्रोस नंबर को रफली हम ले सकते हैं 6 × 10⁻23 CO2। अब एक CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर्मूला क्या है? CO2। तो 6 + 8 + 8, 8 और 8 16, 16 और 6 22 इलेक्ट्रॉन। एक CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने CO2 में इतने मल्टीप्लाइड बाय 22। 2 CO2 में 44, 3 में उसका 3 टाइम्स, 4 में 4 टाइम्स, तो इतने में इतने टाइम्स। ठीक है ना? तो 44 ग्राम CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 × 10⁻23 इंटू 22 इलेक्ट्रॉन्स। भाई 44 ग्राम CO2 में इतने CO2 है, इतने CO2 है। एक CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में डबल, 3 में ट्रिपल, तो इतने में इतने टाइम्स। तो 6 × 10⁻23 इंटू 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमसे क्या पूछा है? 100 ग्राम में कितना? X। 100 ग्राम में X, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो 22 2 जा, ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, X इधर चला जाएगा, 2 × X = इसको इधर ले लो, 100 × 6 × 10⁻23। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, ये पावर 2, 10⁻2 23, मतलब X = 3 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल, 3 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान था बेटा, समझ में आया? मोल कंसेप्ट यूज हुआ यहाँ पर। तो 44 ग्राम CO2 मतलब CO2 के इतने मॉलिक्यूल, और CO2 के एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने मल्टीप्लाइड बाय 22। तो 44 ग्राम CO2 में इतने CO2 होते हैं और एक CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 44 ग्राम CO2 में टोटल इतने इलेक्ट्रॉन हुए। हमसे क्या पूछा है? 100 ग्राम में X। कैलकुलेट किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और 5वां न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखना 5th न्यूमेरिकल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के। तो इंडिपेंडेंट चार्ज हमेशा कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, इंडिपेंडेंट कंबाइंड फॉर्म में हो सकता है लेकिन इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकता है। तो कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज? ये और ये। ओके, तो ए को चेक करेंगे, Q = NE। अगर ये N इंटीजर आया मतलब पूर्ण संख्या, पूरी संख्या 1 2 3 ऐसा पूरा आया तो ये चार्ज हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो N = क्या हो जाएगा? Q/E। तो पहले के लिए फॉर A N कितना आएगा चेक करेंगे। Q कितना है? 0.32 × 10⁻18 डिवाइड बाय E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 -19 ऊपर जाके +19। तो 19 में से 18 गए, एक बचा, एक यहाँ पर यूज करेंगे 3.2 हो जाएगा। तो ये 32 / 16, 16 2 32। तो N कितना आया? 2 एंड 2 इज अ इंटीजर, सो दिस चार्ज कैन बी पॉसिबल। यस, दिस इज अ पॉसिबल। अब इसको चेक करेंगे B वाला। B के लिए N कितना आएगा? N = Q/E। Q कितना है बेटा? 0.64 × 10⁻20 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19 -19 ऊपर जाके +19, 19 में से 20 के -1 आ जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा? 0.64 × 10⁻1 डिवाइडेड बाय 1.6। इसको कैसे भी डिवाइड कर लो, इंटीजर नहीं आएगा। तो दिस इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। इसका आंसर इंटीजर नहीं आएगा, पूरा 1 2 3 ऐसा नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट में आएगा। तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है।
हमेशा याद रखना, कोई चार्ज पॉसिबल है या नहीं कैसे डिसाइड करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। आप क्या करो, उस चार्ज को फंडामेंटल चार्ज से डिवाइड कर लो, अगर इंटीजर आ रहा है तो दैट चार्ज इज पॉसिबल, अगर नहीं आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है। ओके, अब न्यूमेरिकल नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक चीज याद रखो, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख मतलब 10 टू द पावर 6, कितना बेटा, 10 टू द पावर 6। और 1 बिलियन होता है 10 टू द पावर 9। 1 मिलियन 10 टू द पावर 6, 1 बिलियन 10 टू द पावर 9। तो 1 बिलियन अमीबा है और हर अमीबा पे 2 सोडियम के आयन हैं, तो Na+ आयन मतलब 1 प्रोटॉन होगा उसमें। तो फाइंड द टोटल चार्ज। ओके, तो 1 बिलियन एक अमीबा में, एक अमीबा OEBA, एक अमीबा में 2 Na+ है। तो 1 बिलियन में कितने होंगे, 1 बिलियन में कितने होंगे, 2 बिलियन सिंपल। एक अमीबा में 2 Na+ है, तो 1 बिलियन अमीबा में 2 बिलियन Na+ आयन होंगे। हर Na+ आयन पे 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, 1 प्रोटॉन है, तो 2 बिलियन इंटू चार्ज ऑन सो Na+ आयन, Na+ पे 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है मतलब +E चार्ज होगा। तो 2 इंटू बिलियन मतलब 10 टू द पावर 9 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो +9 -19 मतलब ये हो जाएगा 10 टू द पावर -10 कूलम। ओके, 16 2 = 32, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ओके, परफेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 7? अब इसको आप पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कॉम्ब हैज निगेटिव चार्ज। कॉम्ब, कंगवा समझते हो ना, निगेटिव चार्ज। कितना निगेटिव चार्ज है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मास गेन बाय द कॉम्ब। तो बॉडी पर निगेटिव चार्ज आने पर वो मास गेन कर लेता है, और बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आने पर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाता है, मास रिड्यूस हो जाता है। तो चार्ज दिया हुआ है, Q है -3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। आप बोलोगे सर माइनस कैसे पता, यहाँ पे लिखा हुआ निगेटिव चार्ज। ओके, तो आपको पता करना है N इज इक्वल टू वॉट। तो Q इज इक्वल टू -Ne लिखेंगे आपकी बार, बिकॉज चार्ज इज निगेटिव। तो N इज इक्वल टू Q बाय -E। Q कितना है, -3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय माइनस इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। माइनस माइनस कैंसिल, 16 दूनी 32, -19 ऊपर जाके +19, 19 में से 7 गए 13 बचेंगे। नहीं 13 नहीं, 12, 17 18 12, यस। 2 इंटू 10 टू द पावर 12, ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितना मास गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना मास वो गेन करेगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना मास गेन करेगा, मल्टीप्लाई कर दो। टोटल मास m गेन बाय द कॉम्ब, ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर 12, और ये कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। बेस से मैं सब्सट्रैक्शन कर लो तो 18 19, ये दोनों को 12 में से 31 गए, 10 टू द पावर -19 बचा, 2 1 = 1, 9 2 = 18, 18.2 इंटू 10 टू द पावर -19 किलोग्राम, 18.2 इंटू 10 टू द पावर -19 किलोग्राम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट क्वार्क्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी लास्ट लेक्चर के आखिरी में मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। पहले तो एक चीज़ समझो, हमारे पास 3 पार्टिकल होते हैं, ओके, जिसको आपने स्कूल में फंडामेंटल बोला होगा, लेकिन आज मैं आपका गलतफहमी दूर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, दिस इज आवर प्रोटॉन, दिस इज आवर न्यूट्रॉन। याद रखो, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, बिकॉज इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर सकते, ओके।
तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। इसका मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो ये अब तक का यूनिवर्स का सबसे कम मास है, सबसे कम मास का पार्टिकल ये है। इससे कम मास पॉसिबल नहीं होता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ओके, तो इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है। सर प्रोटॉन को हम ब्रेक कर सकते हैं। इसके अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, 2 अप कॉर्क होते हैं और एक डाउन कॉर्क होता है। ओके, तो अप कॉर्क और डाउन कॉर्क फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है, बिकॉज प्रोटॉन को ब्रेक करने पर 2 अप कॉर्क और एक डाउन कॉर्क मिलता है। अप कॉर्क के ऊपर +2e/3 +2e/3 चार्ज होता है, डाउन कॉर्क के ऊपर -e/3 चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन कॉर्क होते हैं और एक अप कॉर्क होता है। डाउन कॉर्क का चार्ज कितना होता है -e/3 अप कॉर्क का +2e/3। तो एक न्यूट्रॉन में एक डाउन कॉर्क प्लस एक डाउन कॉर्क प्लस एक अप कॉर्क होता है, 2 डाउन कॉर्क और एक अप कॉर्क। और एक प्रोटॉन में 2 अप कॉर्क और एक डाउन कॉर्क होता है। तो प्रोटॉन को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है, न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं है। तो अब इसका नेट चार्ज कितना आएगा न्यूट्रॉन का, चेक कर लो। डाउन कॉर्क पे चार्ज कितना होता है -e/3 +2e/3, बेस सेम है 3 3 3 3, तो ये -e -2e +2e, ये कैंसिल हो गया, आंसर आया 0। तो एक न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, उसका कॉम्बिनेशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और प्रोटॉन का चेक कर लो, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे आया देखो, अप कॉर्क पे क्या होता है 2e/3, अप कॉर्क पे +2e/3, डाउन कॉर्क पे -e/3, बेस सेम है, 2 और 2 4e में से e गया 3e, 3 कैंसिल, तो चार्ज कितना होता है e, दैट इज पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसका पॉजिटिव, तो ये होता है +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो इस तरह से इस फंडामेंटल लेक्चर को करते खत्म। जल्दी मिलेंगे सेकंड लेक्चर में, जिसमें बात करेंगे कूलम्स लॉ की और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स की। तब तक कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।